हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, विज्ञान और सामान्य ज्ञान का ये टेस्ट होने वाला आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट एग्ज़ाम के लिए है। वैसे आप एसएससी और पीटीटी की तैयारी करें तो भी इस टेस्ट को देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों, भाग संख्या 16। और इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीटली 15 टेस्ट पढ़े हैं और सभी टेस्ट में हम लोगों ने 40 प्लस प्रश्न पढ़े हैं। और आज आप 40 में से कितने सवाल सही करते हैं वो भी आपको देखना जरूरी होगा। आपके लिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी का आकलन भी होगा। और ये आपका टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे क्लास होती है ये वाली, और वाल्मीकि सीरीज़ 5 बजे होती है। आज फिर से एक और क्लास आएगी 5 बजे दोस्तों, राजस्थान जी के लाइव, जो कि टॉपिक वाइज है। वो रात्रि को 9 बजे क्लास होने वाली है। रात्रि को 9 बजे नदियाँ रहेगी दोस्तों। कल हमारी नदियाँ टॉपिक रहा नहीं था, तो आज अब रहने वाला है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट भी है। वैसे आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान क्लासेज वेबसाइट गूगल पर अगर आप लिखते हैं तो आपको अपना जो है कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको बिल्कुल निःशुल्क। और आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं अपना नाम और जिला लेकर, तो आपको ग्रुप में ऐड भी कर लिया जाता है। ओके दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पर स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क पूछा जा रहा है तो ओडिशा में। बोले सर कहाँ पर है? ओडिशा में है ना। भीतरकनिका ओडिशा में, याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों बात करें ना तो कछुए की 4 प्रजातियां भी पाई जाती है भीतरकनिका में, याद रखना। ठीक है, जो विश्व के सबसे बड़े कछुए होते हैं ना, जैसे ओलिव रिडले वगैरह, उसका प्रजनन स्थान भी है यहाँ पर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? इनमें से कौन सी परियोजना जो है दोनों राज्यों की संयुक्त है? तो बात करें तो मचकुंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपका मचकुंड सर, ये मुचकुंड जो है धौलपुर वाला तो नहीं है, नहीं, ये अलग है और वो मुचकुंड अलग है, याद रखना दोस्तों, मचकुंड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि काकरापाड़ा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से है? देखिए, काकरापाड़ा परियोजना से लाभान्वित राज्य की बात करें तो कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, या गुजरात है, या फिर झारखंड और ओडिशा है। तो याद रखना ये आपका गुजरात होगा। काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर बना हुआ है दोस्तों। कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर बना हुआ है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है सर। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क से कौन सी नदी बहती है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1935 में होती है। और जिम कॉर्बेट है कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो है आपका उत्तराखंड में है सर। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखना। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रामगंगा नदी, यानी कि ऑप्शन बी आपका फिलहाल के लिए लॉक होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहता है, या कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए है जो पहला स्थान भारत को मिला हुआ है। कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान। लैंसडाउन पर्वत नगर जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? बोले सर लैंसडाउन पर्वतीय नगर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में है सर। अच्छा, उत्तराखंड है क्या लैंसडाउन? अच्छा ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं उत्तराखंड में और भी तो है सर। ठीक है, नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है सर, नैनीताल। ओके, क्लियर है। नैनीताल भी पर्वतीय नगर है यहाँ का। रानीखेत पर्वतीय नगर कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में, याद रखना। ठीक है, एक और जो है ना मसूरी है, जैसे और भी है, जैसे भुवाली नामक है, अल्मोड़ा है, ये जो है ना यहीं के है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है ना, वो कहाँ पर है? भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है ना, वो है कानपुर। कहाँ पर है? कानपुर है। और यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से मैं आपके सामने 3-4 नाम रखने वाला हूँ। भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कानपुर है। मैं उसके बाद आपके लिए नाम लिखने वाला हूँ यहाँ पर आगरा। ठीक है, 1 2 3 मुंबई लिख देता हूँ, और एक और जो है आप याद रखेंगे कोलकाता। बाकी भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से चारों जो है ना, ये मुख्य रूप से सर्वप्रथम दृष्टता रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति कौन सी है? जो इंदिरा बिंदु है ना, ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंदिरा पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं।
ठीक है, इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं। और राइट आंसर निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और इंदिरा कौल कहाँ पर है, वो उत्तर में है, याद रखना, भारत के उत्तर में, ये भारत के दक्षिण में। अगला प्रश्न है, देखो कि भारत के किस राज्य में इद्दू की जल विद्युत परियोजना स्थित है। भारत के किस राज्य में इद्दू की जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को लॉक करेंगे। ओके दोस्तों, आपने ऑप्शन किसको चुना है, ऑप्शन बी को चुना है, बिल्कुल सही आपका। देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, फरक्का परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है। फरक्का परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, झारखंड है, पंजाब है, बिहार है या पश्चिम बंगाल है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को लॉक करेंगे, है ना, पश्चिम बंगाल आप सभी का लॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखो कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है। भौगोलिक नाम और उपनाम पूछे जा रहे कुल मिला के आपको। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सर सत्य है। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जुड़वा नगर श्रीनगर और देहरादून को नहीं कहा जाता। मेघों का घर मेघालय को तो कहा ही जाता है, लेकिन याद रखना जुड़वा नगर जो है ना हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद व सिकंदराबाद को कहा जाता है, सिकंदराबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केरल में स्थित इड्डू की परियोजना किस नदी से संबंधित है। जो केरल में स्थित है ना इड्डू की जल परियोजना, ये किस नदी से संबंधित है, ऐसा सवाल आप लोगों से किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पेरियार नदी। केरल में स्थित इड्डू की परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो पेरियार। तो पेरियार केरल, ठीक है, पेरियार केरल याद रख लेना। पेरियार को कैसे याद रखोगे, जैसे केरल लिखा हुआ है, देखो पेरियार यहाँ पर जो है ना आपका अभ्यारण्य भी है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। केरल र से र याद रखना है बस, पेरियार, जो कोई भी र ले लो आप इसमें, ठीक है। पे या के ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेरिय केरल, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है सर। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है आपका। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में नहीं है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी को इतना रटवा लिया है कि सर बिहार में है, बिहार में है, बिहार में है ना। बोले सर भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, भद्रा कर्नाटक, ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, है ना। कैमूर बिहार। सुंदरवन, ये तो सभी को पता है, सुंदरवन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखो जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में या जास्कर श्रेणी में या त्रिकूट श्रेणी में। तो याद रखना ऑप्शन ए फिलहाल आप सभी का सही जवाब हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी में, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब माना जाएगा। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। हम्पी के निकट कौन सा बांध बना हुआ है। वैसे देखो बहुत आसान सा सवाल है, हम्पी के निकट किस या फिर कौन सा बांध स्थित है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि हम्पी कौन से राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा बांध, है ना। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, है ना, बताइए, यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना ये शिमला में है। कहाँ पर है दोस्तों, शिमला आलू, याद रखना शिमला आलू, है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल है। निम्न में से असुमेलित कौन सा बताओ। निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। पर्वतीय नगर ऊंचाई, है ना, कोटगिरी पर्वतीय नगर की ऊंचाई, कोटगिरी जो है 1981 देर का है, तो ये सही है। मुक्तेश्वर पर्वतीय नगर, देखो वैसे आपको ये याद रखना है कोटगिरी है कहाँ पर, आप कहेंगे सर तमिलनाडु में। अच्छा तमिलनाडु में क्या, हाँ जी सर। चलो मुक्तेश्वर की बात करें तो ये आपका गलत है, इसमें असुमेलित पूछा, यही है आपका असुमेलित, क्योंकि ये 1974 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ, कितनी, 1974 मीटर की ऊंचाई पर है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड है सर 1938। नैनीताल कहाँ पर है, नैनीताल भी हम लोगों ने अभी अभी बात करी कि सर उत्तराखंड में ही है नैनीताल भी।
कसौली 1890 बिल्कुल सही है। तो कसौली कहाँ पर है? कसौली कहाँ पर है? कसौली आपके हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है कसौली, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यूं पूछा जा रहा है कि एशिया की अंडों की टोकरी किन्हें कहा जाता है? एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा जल्दी से। एटीपी किस में बनता है? देखिए दोस्तों, एटीपी किस में बनता है? जैसे श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, या फोटोफॉस्फोरिलेशन में, या उपरोक्त सभी। तो एटीपी सभी में बनता है, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। ये सवाल अब विज्ञान के आ चुके हैं, सुपरफास्ट रहने वाले हैं। अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है? देखिए, अवायवीय श्वसन का उत्पाद जो है वो क्या है? आप कहेंगे सर एथिल एल्कोहल है, लैक्टिक अम्ल भी है, CO भी है, यानी कि ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस में पाइरुविक अम्ल के कितने जो है अणु होते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। ग्लाइकोसिस में पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 0, 2, 4, 5। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यायाम से हमें थकान क्यों महसूस होती है? जब व्यायाम करते हैं आप लोग तो उससे थकान क्यों महसूस होती है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने पर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए। और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? देखिए, ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में अगर तुलना करी जाए तो किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? बोले सर वसा से होती है, दोनों में तुलना कर दी जाए तो फिर बराबर तो होता नहीं है, वसा है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक जो है ना, RQ क्या होता है? श्वसन गुणांक RQ क्या होता है? तो RQ होता है 1, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है कि प्रोटीन का RQ क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, प्रोटीन का जो RQ होता है ना, वो होता है 0.8 से 0.9 तक का होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरणीय फास्फेटीकरण किस में होता है? ऑक्सीकरणीय फास्फेटीकरण जो है ये किस में होता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन तो बी ही होगा, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? यानी कि ग्लूकोज तथा CO, फ्रक्टोज तथा जल, एल्कोहल तथा CO, जल तथा CO, है ना। तो बताइए राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें। ग्लाइकोसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की घड़ी जो है ना, सॉरी जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न कह रहा है, श्वसन विमोचित CO तथा उपयोग की गई का अनुपात कहलाता है? श्वसन क्षमता, श्वसन अवस्थर, श्वसन गुणांक, उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे, तो श्वसन में विमोचित CO तथा उपयोग की गई श्वसन क्षमता का अनुपात कहलाता है, या फिर श्वसन अवस्थर, या श्वसन गुणांक, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा श्वसन गुणांक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मनुष्य के रुधिर में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है। इनमें से निम्नलिखित में से एक मनुष्य के रुधिर में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ओ, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है। रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है, मोती जरा
क्षय रोग, पीलिया रोग, दस्त। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीलिया। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक असामान्य जन्मजात की विकृति जिसमें हृदय बाईं ओर की बजाय दाईं ओर होता है, वो होता है ड्रैक्टोकार्डिया, ट्रेटोलॉजी ऑफ फेल्ट, डिस्पोजिशन या दायां हृदय। देखिए, एक असामान्य जन्मजात विकृति जिसमें हृदय बाईं ओर की बजाय दाईं ओर हो तो डेक्ट्रोकार्डिया हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हृदय की पेशियों में कम रक्तापूर्ति के कारण होती है। हृदय की पेशियों में कम रक्तापूर्ति किसके कारण होती है? तो आपको याद रखना है एंजाइना पेक्टोरिस के कारण होती है। किसके कारण? एंजाइना पेक्टोरिस के कारण, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। जब धमनियाँ मोटी व कम लचीली हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जब धमनियाँ जो है मोटी और कम लचीली हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है हृदय की आवाज़ों एवं मरमर्स को दृश्य रूप में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बताइए। तो आपको याद रखना है फोनोकार्डियोग्राफी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि परावर्तित ध्वनि तरंगों के फोटोग्राफिंग द्वारा हृदय के संकुंचन और वाल्वस की हलचल ज्ञात की जा सकती है। इसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। देखो, परावर्तित ध्वनि तरंगों के फोटोग्राफिंग द्वारा हृदय के संकुंचन और वाल्वस की हलचल ज्ञात की जा सकती है, इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और अगला सवाल है रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन है? देखिए, रक्तदान की पद्धति के प्रणेता कौन थे? तो याद रखना जेम्स ब्लंडेन थे, है ना, ब्लंडेल थे, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब था इसका। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एनीमिया का लक्षण कौन सा है? एनीमिया में क्या क्या होता है? देखो, थकावट भी होती है, भूख में कमी भी आती है, कमजोरी भी आती है। तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। और ये आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। RH कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? तो याद रखना रीसस बंदर पर की गई थी। RH कारक की खोज कौन से जंतु पर की गई थी? रीसस बंदर पर की गई थी। ओके, तो ये आपका राजस्थान क्लासेस का टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे भी और रात को 9 बजे भी। आज की और मैं आपको क्लास देने वाला हूँ 5 बजे वाली, ठीक है। तो इस पर देखता हूँ और क्या रेस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, वो आज पे ही डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 दिन हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ रहता है, सिर्फ मेहनत ही रहती है या फिर आपका रेस्पॉन्स भी वो है जो रेस्पॉन्स कहो, या फिर वो है जो देखने को अभी तक मिल नहीं रहा है। चलिए, तो गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेज, वहाँ पर आपको कम्प्लीटली नोट्स दिए हुए हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं ग्रुप के साथ में। अगर ग्रुप में जुड़ो ना तो क्लास लेना ज़रूरी है, ठीक है, अन्यथा नहीं जुड़ना है बिल्कुल भी। और सर ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, अन्यथा देखो फालतू में अगर आप जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में क्लास लेते नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है ना कुछ। इसीलिए कह रहे हैं कि ग्रुप में अगर जुड़े तो क्लास भी ज़रूर लें। और जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वे तो जो क्लास पर आ गए, इसका मतलब वो ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वो आ ही गए हैं। अब जो नहीं ले रहे हैं उनको कैसे कहे कि आप क्लास ले ही ले, है ना, तो ये बात हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वापस रात को 9 बजे, उससे पहले 5 बजे और क्लास आएगी, उसको भी ज़रूर देखना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।